सभी लोग पढ़ते हैं और सबके लिए बराबर। इसके बाद उस फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की बात करें तो 98 चैप्टर्स है टोटल। 11th में जो आप पढ़ रहे हैं और 12th में जो पढ़ेंगे कुल मिलाकर दोनों मिलाकर 98 चैप्टर होगा। उसी 98 चैप्टर में से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे अभी के पैटर्न में। इस बार जो पूछा गया है, इससे पहले 180 में 180 बनाना था, इस बार कोविड के कारण 200 क्वेश्चंस आपके सामने रखे गए हैं, उसमें से 180 क्वेश्चन सॉल्व करना है। और ये हो सकता है आगे कंटिन्यू भी करे या फिर इसको सस्पेंड भी करे, इसको रोक भी दे, लेकिन अभी तक की सूचना के आधार पे ये आगे कंटिन्यू रहने वाला है। आउट ऑफ 200 क्वेश्चन 180 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना। ज़्यादा भी लेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं होता है, लेकिन जेई मेन में ज़्यादा ले लेंगे तो नेगेटिव होगा। तो यहाँ पे अभी इस वर्ष ऐसा था, जो बदलाव आएगा मैं आपको बता दूंगा उसके अनुसार। तो 16 लाख बच्चे फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, एनसीईआरटी ही पढ़ रहे हैं। उसमें से 98 चैप्टर्स है, उस 98 चैप्टर में ही से 200 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 180 बनाना सब बराबर मिल रहा है सबको, और उस 180 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 180 मिनट मतलब 3 घंटे का समय आपको दिया गया। आप मुझे बताए कि टॉपर को कोई अलग चीज दिया गया क्या? नो सर। और जो सबसे लास्ट रैंक वाले हैं कोई अलग चीज मिल रहा है क्या? सबको बराबर चीज मिल रहा है, हर चीज। ये 16 लाख में हर बच्चों को बराबर बराबर चीजें मिल रही हैं। और मैं बताऊं, आपको भी पता है कि सबों के पास रात और दिन मिलाकर 24 ही घंटा समय है। ये 16 लाख बच्चे में सबके साथ इसी में कोई टॉप करेगा और किसी का रिजल्ट नहीं होगा, कोई ऊपर से टॉप और कोई नीचे से टॉप। समझ रहे हैं मेरी बात? क्या कारण हो सकता है, कहाँ पर कमी रह जाती है जो सिलेक्शन लिस्ट से बाहर हो जाता है, और जो सिलेक्टेड बच्चे हैं वो क्या अलग करते हैं, ये जानना पहले जरूरी है। तो कंपटीशन को पहले महसूस कीजिए। ये स्लाइड हमने इसलिए रखा है आपके सामने कि आप जो तैयारी कर रहे हो ना, तो भीड़ में भीड़ के जैसे काम करते हो आप। जहाँ सब चल रहा है वहाँ हम भी चले, जैसे सब कर रहा है वैसे हम करें। जो कुछ काम कर रहे हैं उसमें अपना ईश्वर ने दिमाग दिया है ना, थोड़ा सा एनालिसिस करो, समझो, ये दिमाग में रखो कि हम अकेले नहीं हैं पढ़ने वाले और हम पढ़ देंगे तो मेरा रिजल्ट हो जाएगा, ये नहीं है। हम पढ़ेंगे रिजल्ट के लेवल पे तब मेरा रिजल्ट होगा। और जब सबको सब चीज़ बराबर दी जा रही है तो रिजल्ट करने में क्या करना होगा हमें अलग, तो उसमें हम एक यूनिट को उठाते हैं। यहाँ पे आगे की चीज़ों को बाद में बताएंगे। 180 क्वेश्चन हमसे पूछा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चन के बारे में जानें, बाकी चीज़ों के बारे में हम आगे सेमिनार में बताएंगे। इस पूरे कॉम्पिटिटिव लेवल पे जो मैं चीज़ों को बता रहा हूँ उसमें एक स्लॉट बता रहा हूँ कि 180 क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, पहले इसके बारे में जानिए। ये 180 क्वेश्चन पूछा कैसा जाता है, क्या इसका लेवल होता है, किस तरीके से ये पूछा जाता है। तो देखो, कॉम्पिटिशन में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके 5 डिफरेंट लेवल होते हैं और अलग अलग तरीके से इसका प्रेजेंटेशन रहा है अलग अलग साल में। अगले स्लाइड में इसको आप समझ लीजिएगा। ये वाला क्या क्वेश्चन का पैटर्न है। तो क्वेश्चन का जो पैटर्न है आप देखें इसमें कि 5 डिफरेंट लेवल है। एक बॉटम लेवल पे है जहाँ पे लिखा हुआ है 40%, उससे ऊपर थोड़ा सा लेवल एरो किया गया है। दूसरा लेवल जहाँ पे अपर बेसिक लिखा हुआ है 20%, उससे ऊपर तीसरा लेवल है जिसमें लिखा हुआ रिजल्ट लेवल, यहाँ पे 20%। इससे ऊपर का लेवल जो होता है क्वेश्चन का, आप समझ रहे हैं ना मेरी बात? जो 180 क्वेश्चन पूछा जाता है उस 180 क्वेश्चन में 40% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो बहुत बेसिक रहता है। वो फॉर्मूला बेस्ड हो सकता है, सिंपल क्रिटिकल हो सकता है, 1-2 स्टेप्स क्वेश्चंस हो सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन का संख्या बड़े आराम से फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में से आप 40% फिल्टर कर सकते हैं। आउट ऑफ 180 40% का मतलब लगभग 72 क्वेश्चन। बहुत आसान रहता है, सब बच्चा बना सकता है, उसमें कोई परेशानी नहीं है। थोड़ा सा मेहनत करेंगे तो अपर लेवल वाले भी कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे, मतलब दूसरा लेवल भी आपका क्लियर होगा। तो 40% प्लस 20% बेसिक जो होता है वो 60% है। 40 प्लस 20 60% है। इसके बाद तीसरा लेवल, इन दोनों से ऊपर चले जाइए तो तीसरा लेवल में क्वेश्चंस थोड़ा दमदार होता है। उसमें कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होता है, उसमें आईक्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है और लॉजिकल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। यहीं पे मेडिकल टफ हो जाता है। समझ में आ रही है बात? मेडिकल यहाँ पे आकर टफ हो जाता है कि ये जो रिजल्ट वाला लेवल में 20% क्वेश्चन पूछा जाता है, ये रिजल्ट वाला लेवल है। मतलब अगर कोई स्टूडेंट 98 चैप्टर का लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3
ये तीनों लेवल को अचीव कर लेता है तो रिजल्ट 100% होता है, क्योंकि तीनों मिला लीजिएगा तो 80% हो गया। समझ में आई बात कि नहीं? मतलब हमें रिजल्ट के लिए कौन कौन से लेवल पे फोकस करना होगा? सबसे पहले बॉटम, पहला लेवल, इसके बाद दूसरा, इसके बाद तीसरा, यही 3 लेवल रिजल्ट तक आपको पहुंचा देगा। लेकिन इसके बाद जो लेवल होता है, चौथा लेवल, वो टॉपर्स के लिए डिसाइड किया हुआ रहता है। वो लेवल, वो उस तरीके का खास लेवल का क्वेश्चन होता है, उस लेवल का कॉन्सेप्ट होता है जहाँ पे टीचर को भी समझने में दिक्कत होती है, जो टॉप 100 वाले रैंकर्स के लिए दिए जाते हैं, टॉप 100, 150 या 200 वाले रैंकर्स के लिए दिए जाते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन का संख्या 10% होता है। हम ये जो बता रहे हैं ना, 2013 से लेकर 2018 तक का जो पैटर्न था, मैं पहले उसकी बात कर रहा हूँ। उसके बाद ग्रेजुअली जो चेंजेस आया है, फ्रिक्वेंटली जो चेंज आया है, उसके बाद मैं आगे थोड़ा सा उसमें एडिशनल जो हुआ है वो मैं आगे बताऊंगा। तो अब तक हमें जिस पे काम करना है, इसलिए पहले मैं बता रहा हूँ। 13 से 18 तक बेसिक है, इसको पहले बता रहा हूँ। तो 10% क्वेश्चन टॉपर के लिए रहता है और 10% क्वेश्चन ऐसा रहता है जो टॉप लेवल पे है, जिसमें रेट से दिया हुआ एलिमिनेशन या रिजेक्शन के लिए रहता है। आप समझिए, कंपटीशन में जो सिलेक्शन का प्रोसेस है ना, वो रिजेक्शन का प्रोसेस है। आप समझ रहे हैं? मैक्सिमम को रिजेक्ट करो और जो बचे वही सिलेक्ट होते हैं। रिजेक्शन प्रोसेस से सिलेक्शन किया जाता है। समझ रहे हैं मेरी बात समझ रहे हैं? तो ऐसे क्वेश्चन दिए जाएंगे कंपटीशन में, कुछ ऐसा होगा जो आपको उलझाएगा, उलझाने वाले, ज़्यादा समय खाने वाले, जिसको कहते हैं टाइम मीटर। तो टाइम मीटर कुछ रहेगा, 180 मिनट में ही ना क्वेश्चन बनाना है। आपने क्वेश्चन बना लिया, लेकिन कितना समय दिया? 15 मिनट समय लग गया। कितना समय खा गए आप? 10 क्वेश्चन का समय खा गए। तो एक क्वेश्चन बनाने के बाद भी आपको 4 ही मार्क्स मिलेगा। मतलब ऐसे क्वेश्चन अगर आपके पास है तो उसको छोड़ देना चाहिए। मेरी बात समझ में आ रही है? तो जानबूझकर ऐसे क्वेश्चंस दिए जाते रहे हैं पहले के दिनों में, जहां पे आप उलझ जाए, जहां पे आप फंस जाए, जहां पे आप टैग हो जाए और उसके कारण आपका कॉम्पिटिटर उसको छोड़ के आगे बढ़ गया, उसका सिलेक्शन लिस्ट में आ जाएगा, आप रह जाइए। समय आपके पास ज़्यादा नहीं है। आपको कितना क्वेश्चन आता है उससे मतलब नहीं है, 180 आता है कि नहीं इससे मतलब है, और 180 मिनट के अंदर को क्वेश्चन बना सकते हैं कि नहीं इसका मतलब है। इसलिए मैं बता रहा हूँ ये चीज़ें। क्वेश्चन बना लेना बहादुरी नहीं है, उस समय के अंतराल में सही समय पे क्वेश्चन बनाना बहादुरी है। इसलिए 10% जो रिजेक्शन का होता है, ये वाला टॉप लेवल पे होता है। ये 5 अलग अलग लेवल है। अब हमें इस पे कहना है कि रिजल्ट के लिए बात करेंगे तो लेवल 1, 2, 3 ये तीनों मिला देंगे 80% पे रिजल्ट। आप 2013 से लेकर 2018 तक के रिजल्ट रेशियो को देखिएगा तो लगभग 71, 72, 74% पे सिलेक्शन हो गया है। 80% अचीव किया जा सकता है इस 3 लेवल। चौथा तो टॉपर के लिए कल भी था और आज भी है, तो इस बात का ध्यान रखना है। इसके बाद अब बातें आती है कि 18 के बाद 19 में क्या हुआ। तो 19 में अचानक क्या हुआ, ये जो एलिमिनेशन और रिजेक्शन वाला लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता था उसको कम कर दिया गया। कितना कम किया गया? 5% घटा दिया गया। 5% वैसा क्वेश्चन था 2019 में। और टॉपर के लिए जो 10% था उसमें से भी 5% हटा गया। ठीक, तो बाकी जो 90% बचे वो लेवल 1, 2, 3 में बचे। सिलेक्शन कितना पे हुआ? 80-85% के बीच में सिलेक्शन हो गया, हुआ ना। तो अभी भी कौन सा 3 लेवल इंपॉर्टेंट है? लेवल 1, 2 और 3 रिजल्ट के लिए है। यही 3 लेवल रिजल्ट के लिए है। तो ये 2019 की बात हुई। 2020 की बात आई जब कोविड था, तो ये उम्मीद लगाया जा रहा था कि कोविड में क्वेश्चन आसान पूछे जाएंगे क्योंकि पढ़ाई नहीं हुई है। तो आसान तो पूछा, लेकिन बहुत आसान पूछ दिया। और उस वर्ष मतलब 2020 में पहली बार एम्स अटैच हुआ था उसमें। तो 2020 में जब एम्स अटैच हुआ और उसको उस लेवल पे क्वेश्चन बनाने की बात आई, तो शायद कुछ चीज़ों को वो इग्नोर किए होंगे, नहीं समझ पाए होंगे, कुछ भी हुआ होगा। तो 2020 में जो एलिमिनेशन वाला लेवल था, उस लेवल पे 0% था। मतलब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं था जिसको छोड़ा जा सके। हर क्वेश्चन बनने और बनाने वाला था। 5वां लेवल का क्वेश्चन था ही नहीं। हम एम्स हैं, हमारे पास ऐसे बच्चे नहीं दीजिए जो इस लेवल के हों, थोड़ा लेवल वाला बच्चा आना चाहिए। तो ये बात हम लोग पहले से प्रेडिक्टेड थे और हम लोग को लग रहा था कि थोड़ा सा लेवल ऊपर ले जाएगा, थोड़ा ऊपर ले जाएगा। ये पहले से अनुमानित था। हम लोग उस लेवल पे बच्चों को तैयारी भी कराए थे। लेकिन
अगर 2020 में 21 में जो क्वेश्चंस का देखा जाए तो एलिमिनेशन वाला क्वेश्चन 3% था, 8% चला गया, 8-9% के आसपास टॉपर वाला लेवल आ गया, और जो बचे 89% या 88% वो 1, 2, 3 में आ गया। रिजल्ट अभी भी उतना ही में होना है, 1, 2, 3 में ही होना है। लेकिन इस बार थोड़ा और फॉर्मेशन के पीछे 2 कारण है। एक तो कि एम्स का ऑब्जेक्शन है, और दूसरा जो मैं अनुमान से जो सूचना, इंटरनल सूचना जो हम लोग को मिलता है उसके आधार पे बोल रहा हूँ, ऑफिशियली नहीं बोल रहा हूँ, इससे अदरवाइज नहीं लेना। लेकिन अनुमान ये है कि आप लोग को शायद इन्फॉर्मेशन होगा कि एग्जामिनेशन जो नीट का होने वाला था उससे 5 दिन पहले क्वेश्चन पेपर आउट होने की बातें चली थी। ये सब चीज़ जानकारी हमें देना जरूरी है आप लोगों को, ताकि मानसिक रूप से मजबूत रहें आप। नहीं तो ऐसा ना हो कि 2023 में आप एग्जाम देने जा रहे हैं और ऐसा कुछ हंगामा हुआ और प्रभावित हो गए। प्रभावित नहीं होना है उससे। ये सब होता रहा है और आगे भी होता रहेगा। आपको अपने से मतलब रखना है। थोड़ी बहुत चीज़ें आगे पीछे चलती रहेगी, सबसे प्रभाव नहीं पड़ता बहुत ज़्यादा। अब पड़ता है तो क्या करोगे, तुम्हारे हाथ में कुछ है क्या? हमारे हाथ में कुछ है, मजबूरी है हमारी। हमको जो करना है उसी लेवल पे हम मान के चलेंगे। जहाँ 15,000 सीट था वहाँ पे 1,000 सीट बढ़ गया, इधर उधर चला गया। 14,000 सीट है ना, 1 सीट हमको चाहिए, 1 सीट के लिए फाइट करेंगे, बात खत्म। ज़्यादा हम क्यों सोचें अपने बारे में और दूसरे के बारे में। तो दूसरा जो अनुमान ये है कि इस बार जो क्वेश्चन पेपर आउट होने का जो सूचना गया बाहर मार्केट में, बहुत हंगामा हुआ, सोशल मीडिया से लेकर के हर जगह पे इसकी बात फैली। तो प्रिकॉशन के रूप में जो बोर्ड, जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करने वाली बोर्ड होती है, जो NTA है या जो इस तरीके का बोर्ड है, वो प्रिकॉशन लेती है। और प्रिकॉशन में ये लिया जाता है कि पैरेलल आपको 3 से 4 सेट तैयार करके रखना होता है। पहला टेस्ट पेपर अगर आपका मार्केट में गया और कहीं से लीक कर गया तो उसके जगह पे बिना बताए हुए सेकंड रिप्लेसमेंट आपको देना होगा, या दोनों में से कुछ आपके पास ऐसा हुआ तो तीसरा रिप्लेसमेंट आपको देना होगा। ये पॉलिसी रहता है। तो पहला वाले के बीच में जो हंगामा हुआ तो इसने क्या किया कि पहला और दूसरा दोनों को साइड करके तीसरा सेट उन्होंने डाल दिया, या चौथा सेट डाला। अब जाहिर सी बात है कि पहला सेट बनाएंगे तो बहुत प्रिकॉशन लेके पहला दूसरा सेट बनाते हैं। सब टॉपिक का उसमें पार्टिसिपेशन होता है, लेवल को जांचा जाता है, सब कुछ बैलेंस रहता है। लेकिन जल्दी जल्दी अफरा तफरी में लास्ट के 2 टेस्ट कोरम में जब सेट किया जाएगा तो कुछ ना कुछ उसमें जैसे तैसे क्वेश्चन भी आएंगे। इसलिए आप अपने सीनियर से पूछिएगा कि 2021 में जो क्वेश्चन पूछा गया वो डिसबैलेंस था, वो बैलेंस नहीं था। किसी चैप्टर से एक भी क्वेश्चन नहीं पूछे गए थे, जबकि अक्सर उससे पूछा जाता, कहीं कहीं से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ दिए गए थे। तो इस बार की घटना जो हुई है, ये ऐसी घटना हो सकती है, आगे भी हो। हम इसलिए बता रहे हैं कि कुछ भी हो, हमें क्या करना है वो बहुत फोकस होकर करना होगा। और इसी के लिए मैं बता रहा हूँ कि हम क्या करेंगे कि हम पूरी तैयारी जो आपको करवाएंगे वो 13 से लेके 18 तक वाले पैटर्न पे कराएंगे, जिसमें एलिमिनेशन रिजेक्शन वाला राउंड जो 10% है उसमें से 5% हम रखेंगे। मतलब हम 2019 और 20 का कॉम्बो लेवल को लेकर चलेंगे कि अगर लेवल इम्प्रूव भी कर जाता है तब भी आपको फर्क ना पड़े, और लेवल नीचे भी जाता है तब भी आप परेशान हो। मेरी बात समझ में आ गई ना? इसलिए इतनी सारी चीज़ें मैंने आपके सामने रखा है। तो आगे की स्ट्रेटजी हम आगे करवाएंगे, क्वेश्चन पेपर जो दिया जाएगा उस पर काम करेंगे। लेकिन एक सजेशन और रिक्वेस्ट के साथ मैं कह रहा हूँ, आज 11 पढ़ रहे हो, 48 से 50 चैप्टर्स हैं लगभग, उसमें आप एक कमिटमेंट अपने लेवल पे ये करना है कि हम हर चैप्टर का 100% ना होता है तो कोई बात नहीं, लेकिन लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 3 लेवल तक हम हर चैप्टर को क्लियर करेंगे। 98 चैप्टर 2 साल में करना है, लगभग 48-49 चैप्टर 11th में करना है। तो 11th में हम इस 3 लेवल को, हर चैप्टर का 49 चैप्टर के तीनों लेवल कम से कम हमारा होना चाहिए। चौथा पांचवा नहीं होता, चिंता नहीं करना, वो हम बाद में रिवीजन के दौर में करवा देंगे। मेरी बात समझ में आ गई आपको? yes. समझ, सारे बच्चे अच्छे ऐसे हैं जो स्कूल में बहुत अच्छा स्कोर किए हैं, स्कूल के टॉपर हैं, बहुत अप्रिसिएशन उनको मिला है क्योंकि वो स्कोरर है, क्योंकि बड़े बड़े क्वेश्चन उन्होंने सॉल्व किया है। तो एक स्वाभाविक नेचर होता है, बहुत नैसर्गिक उसके अंदर की सोच होती है। बच्चे जब मॉड्यूल बनाएंगे या क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो बड़ी स्वतः वो चौथे और 5वें की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन करते हैं। उनको लगता है कि बड़ा क्वेश्चन बना लेंगे ना
तो छोटा अपने आप बन जाएगा। आप समझिए यहीं पे बदलाव है। रिजल्ट क्यों नहीं होता है उसका बात मैं बता रहा हूँ, इसलिए बहुत गंभीरता से सुनना। इधर उधर भटक रहे हो तो वापस आ जाओ। स्टूडेंट के पास एक भ्रम है कि हम बड़ा बड़ा क्वेश्चन बना लेंगे, बहुत बहुत टफ क्वेश्चन हम बना लेंगे तो छोटा क्वेश्चन मेरा बन जाएगा, लेकिन होता जस्ट रिवर्स है, जस्ट उल्टा होता है। इसलिए ऐसे सोच करके बच्चा क्या करता है कि चौथे और पांचवें स्टेप के लेवल के क्वेश्चंस पे वो अपने पूरे पढ़ाई का लगभग 70 to 80% टाइम देता है पढ़ाई करने में, उससे सीखने में। उसको सोचो कि उस टाइम ज़्यादा लेगा, नहीं बनेगा तो उसको छोड़िएगा नहीं, आप समय दीजिएगा ज़्यादा, दूसरा टॉपिक भी छूट जाएगा उसके कारण आपका। तो जहां से 20% क्वेश्चन मात्र कंपटीशन में पूछता है वो आप सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए उस पर आप 70 to 80% टाइम देते हो, और जहां से 80% क्वेश्चन पूछा जाता है वहां पे बाय डिफॉल्ट 20 to 30% टाइम आपने दिया। ये 20% और 30% टाइम देने के वजह से जो आप पढ़ते हैं उसमें कंफ्यूजन रह जाता है, क्योंकि रिवीजन आप नहीं कर पाते हैं, समय आपने कम दिया तो रिवीजन नहीं हुआ, और जब रिवीजन नहीं होगा, कंफ्यूजन होगा तो क्वेश्चन गलत होगा, और जब क्वेश्चन गलत होगा तो आप रिजल्ट से बाहर हो जाइएगा। तो रिजल्ट से बाहर कैसे होते हैं वो अगले स्लाइड में आपको बताएंगे। आपको एक सजेशन बस फिर से मैं अटैच कर रहा हूं कि आप जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो भी टॉपिक आपको पढ़ाया जा रहा है क्लास में, कोशिश कीजिएगा कि उसके बेसिक दोनों लेवल आपका जरूर आपके मुट्ठी में हो, पकड़ में आ जाए, और तीसरे लेवल अचीव कर लिए तो बहुत बड़ा काम आपका हुआ। चौथा पांचवा नहीं होता है तो उसके लिए तनाव नहीं लीजिएगा। हम रिवीजन के दरमियान 2 3 4 रिवीजन, कई रिवीजन मैं करवाऊंगा आपसे, तो पहला दूसरा लेवल का अगर बेसिक आपका क्लियर हो चुका होगा तो तीसरा भी मैं करवा लूंगा, चौथा और पांचवें तक भी मैं पहुंचा दूंगा आपको। लेकिन अगर पहले ही बार में चौथा पांचवें पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा तो पहले दूसरे के लिए समय ही नहीं मिलेगा, क्योंकि सबसे ज़्यादा समय आपका चौथा पांचवा खा जाएगा। इतनी बात समझ गए कि नहीं? Yes. बढ़ें आगे। हमने कहा था कि रॉन्ग होना बहुत खतरनाक होता है, गलती करना। अगर आप एक्यूरेसी मेंटेन नहीं करते हैं तो फिर आप बहुत ज़्यादा परेशानी में आ सकते हैं। आदत डाल लीजिए, जितना क्वेश्चन मुझे एग्ज़ाम में आता है प्रैक्टिस के समय, जितना क्वेश्चन मैं जानता हूँ उतने ही पे हम टिक लगाएंगे, उतने ही को सॉल्व करेंगे, उससे ज़्यादा नहीं। जो नहीं बनता है उसको छोड़ दो। आप लोग थोड़ा उल्टा सोचते हो और मैं उल्टा सोचता हूँ। सिलेक्शन का कॉमन थिंकिंग जो होगा ना, जैसे आप पढ़ रहे हो, आपको लगता है कि सभी किताबों की चीज़ें पढ़ी हुई होगी, सारा कंटेंट हमको अगर याद हो जाएगा तो बाहर से क्वेश्चन क्या पूछेगा, हमारा तो रिजल्ट हो ही जाएगा। इस कारण से सब कुछ सीखना चाहते हो आप, जबकि ऐसा होता नहीं, सब कुछ आप नहीं सीख सकते। जितना पूछा जाता है उतना सीखना है, बहुत प्रोफेशनल होना है आपको। ग्लास में आधा पानी भरा हुआ है ना, आधा पानी भरा है तो आधा खाली भी है, आधा भरा हुआ है, उसी का 2 रिजल्टेंट है कि नहीं? सोच जैसा होगा वैसे रिजल्टेंट आएगा। तो आप हमेशा कॉमन पीपल के जैसे सोचते हो, जो कॉमन लोग सोचते हैं, और 98-99% बच्चे आप ही जैसे सोचते हैं कि पढ़ो, क्लास करो, कोचिंग करो, ये पढ़ो, वो पढ़ो, पढ़ो, हो जाएगा सिलेक्शन। ऐसे नहीं होता है। आपको अनकॉमन अलग तरीके से सोचना होगा, जो सक्सेसफुल लोग सोचते हैं वही सोचिए, तरीका बदल कर सोचिए, रिजल्ट आपका आ जाएगा। तो यहाँ पे हमने एक्यूरेसी की बात कही है वाले टाइम में, और कंबाइंड टेस्ट जो भी होगा वो 180 का होगा, एसेंट 1 एसेंट 2 प्रोग्राम जो भी होगा वो 180 का होगा। ऑल इंडिया का टेस्ट दीजिएगा, डीपीपी दीजिएगा, जो भी स्पॉट टेस्ट दीजिएगा वो सब 180 का ही होगा, है ना। आउट ऑफ 200 180 बनाना होगा, सेम पैटर्न जाएगा। तो सपोज कोई स्टूडेंट है, 180 क्वेश्चन उसको सॉल्व करना है 200 में, और एक स्टूडेंट ने क्या किया, पढ़ने में दोनों बराबर हैं, एक ने क्या किया 170 अटेम्प्ट किया, लेकिन उसने रिवीजन नहीं किया था। रिवीजन किस लिए नहीं किया? क्योंकि उसका समय सबसे ज़्यादा 4थे और 5वें लेवल के क्वेश्चन को अचीव करने में लग गया, उसमें वो समय ज़्यादा दे दिया। 1 2 3 लेवल पे उसने कम टाइम दिया, रिवीजन कम हुआ तो कन्फ्यूजन ज़्यादा हुआ, उसने क्वेश्चन ज़्यादा गलत कर दिया। 170 में 30 क्वेश्चन उसके रॉन्ग हो गए। अब इसके रिजल्टेंट देखो कितना आता है, 530 मार्क्स आएगा, क्योंकि 140 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन के लिए 4 नंबर होता है दिया हुआ, तो 140 × 4 560, और 1/4 नेगेटिव होता है, तो नेगेटिव करने के बाद आपके मार्क्स आ गए 530, सिलेक्शन से बाहर हो जाइएगा। 600 प्लस पे सिलेक्शन कट ऑफ जा रहा है, राइट। तो
आप 530 नंबर लाकर आप रिजल्ट से बाहर हो रहे हैं। लेकिन यदि कोई दूसरा बच्चा 170 ही अटेम्प्ट किया है और जहां 30 गलत किया था, उसने क्या किया था कि लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, चूंकि क्वेश्चन इसी में ज़्यादा पूछा गया है, इस 3 लेवल पे वो बहुत फोकस्ड रहा, बहुत बार रिवीजन किया, इसलिए उससे 20 कम गलत किया। एक ने 30 गलत किया, दूसरे ने 10 गलत किया। तो देखिए रिजल्ट आ गया, वो 630 मार्क्स लाकर एक अच्छी कॉलेज में चला गया। क्या अंतर है समझो। दोनों ने 170 अटेम्प्ट किया, लेकिन एक ने 30 राउंड किया और दूसरे ने 10 राउंड किया, और दोनों में इतना बड़ा फासला आ गया। समझ में आई बात? यही है रिजल्ट। आप लोग पढ़ते रहिए, किताब पढ़ते रहिए, गोल में पढ़िए, वहाँ पढ़िए, वहाँ 50 जगह पढ़ लीजिए, फायदा नहीं होगा। पहले इन बातों को समझिए, कंपटीशन क्या होता है वहाँ से लेकर यहाँ तक समझिए कि कैसे सिलेक्शन होता है। एक्यूरेसी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपका मार्क्स कम भी आएगा तो चलेगा, तुक्का मार कर, गेस करके, वाइड गेस करके आप कभी भी क्वेश्चन बनाने का आप कोशिश न करें। और अगर ऐसी आदत पहले से थी तो आज इस सेमिनार के बाद घर जाइएगा तो कसम खा लीजिएगा कि हम गेस करके नहीं बनाएंगे। यही होगा ना कि 100 में 40 क्वेश्चन ही बन पाया, 60 नहीं बना। तो 60 नहीं बनेगा तो हमें पता चलेगा कि वो क्वेश्चन, उस चैप्टर में मुझे इतनी कमी है, हमें उससे और पढ़ना होगा। टीचर ने या तो कम पढ़ाया है या आपने कम पढ़ा है, तो उससे रियल फिल्ट्रेशन होगा कि कारण क्या है। समझ में आई बात? तो इसके साथ साथ एक काम और कर लीजिएगा। एक काम, चूंकि अभी तो आप पढ़ रहे हैं, तो पढ़ाई करते समय जो चैप्टर आपका समाप्त हो चुका है उस चैप्टर को आप रिमार्क लगा दीजिएगा। 3 लेवल में हम लोग चैप्टर डिवाइड करते हैं। या पढ़ाने के बाद भी नहीं समझ में आया है या पढ़े ही नहीं है अभी तक, ऐसे चैप्टर को C लेवल में रख लेते हैं। तो जितने चैप्टर आपकी पढ़ाई हो चुके हैं आप A, B, C में अभी भी बांट सकते हैं, या पूरा 11 खत्म होने के बाद जब आप रिवीजन कोर्स में आइएगा उस समय हम आपको ये चीज़ें बताएंगे कि पूरे चैप्टर को A, B, C में डिवाइड कर लीजिए, और C के लिए कैसे काम करना है, B के लिए कैसे करना है, A के लिए कैसे करना है। दिमाग में ये बातें रहे इसलिए मुझे पहले बता देना पड़ा। दिमाग में सिर्फ रखिएगा, A, B, C में डिवाइड करते चलिएगा। मान लिया जाए कि आज कोई चैप्टर समाप्त हुआ, समाप्त होने के बाद क्वेश्चन बनाए, और क्वेश्चन बनाते समय आपको लगा कि नहीं हमें 60% ही क्वेश्चन बन रहा है, 40% रॉन्ग हो रहा है, मतलब वो B लेवल का चैप्टर है। कोई क्वेश्चन आपको लग रहा है चैप्टर में कि नहीं 80% मेरा बन गया, मतलब वो A लेवल का चैप्टर, 70% बन गया मतलब A लेवल का, और 40% ही बन रहा है, 60% बन नहीं रहा है, तो C लेवल का चैप्टर है। तो ऐसे करके आप A, B, C माइंड में सेट कर लीजिए, उसको डिवाइड करके रखना है। इसका इस्तेमाल हम बाद में आपसे करवाएंगे। तो आप देख लीजिए एक्यूरेसी का क्या महत्व होता है कि 170 क्वेश्चन का ही अटेम्प्ट हुआ दोनों स्टूडेंट के द्वारा, लेकिन एक ने 30 राउंड किया, रिजल्ट से बाहर हो गया वो, दूसरे ने 10 राउंड किया तो वो रिजल्ट में आ गए। तो रिजल्ट का ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसको ध्यान में आपको रखना है। अब इसके बाद हम आते हैं सेकंड लास्ट स्लाइड पे। ये सेकंड लास्ट स्लाइड है, इसके बाद एक और स्लाइड होगा, फिर खत्म हो जाएगा मेरा स्लाइड। ज़्यादा देर नहीं आपका समय लगेगा, इसलिए थोड़ा रिलैक्स हो जाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं बता रहा हूँ। इसमें 3 स्टेप इसमें दिया हुआ, 2 स्टेप अगले स्लाइड में है। कुल मिलाकर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की बात करें तो 5 स्टेप जो सामने हम बताने जा रहे हैं, ये काम कीजिए और निश्चित रूप से सिलेक्शन पाइए। जो स्टूडेंट जितने ही संजीदगी के साथ इसको फॉलो करेगा, जितना परसेंटेज ज़्यादा इसको फॉलो करेगा, उसका लेवल, उसका परसेंटेज, उसका परफॉर्मेंस उतना ही ज़्यादा ऊपर रहेगा। ये सीधी सीधी बात है। आप अगर चाहो तो हमारे यहाँ के जो बच्चे क्वालिफाई कर जाएंगे उन लोगों से आकर मिल लेना और मिलकर पूछना कि वो क्या किए थे, वो सब बात बताएंगे। तो अभी तो हम ये बात बता रहे हैं, इसके बाद फिर बाद में जब पढ़ाई आपकी समाप्त होगी, 11th की का चैप्टर समाप्त हो जाएगा सारा, रिवीजन दौर में आएंगे, तो अभी हम आपको पढ़ा रहे हैं, सीधी पढ़ाई करवा रहे हैं, मतलब थ्योरी पढ़ो, क्वेश्चन बनाओ, आगे ये तरीका अपनाएं। बाद में आपको रेट्रो पढ़ाई कराएंगे, पहले क्वेश्चन बनवाएंगे फिर थ्योरी पढ़वाएंगे। तो वो सब चीज़ें आगे हम बताएंगे, अभी नहीं समझेंगे, लेकिन इस 5 स्टेप में वो सारी चीज़ें हैं। जितने तरीके का बच्चों के साथ परेशानी होता है उस सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन यहाँ पे है, इसलिए इसको बहुत समझना। आप लोगों ने नहीं किया, दिखाई दे रहा है ना, इधर दिखाई दे रहा है कि नहीं आपको दिखाई दे रहा है इधर से, ठीक है, ओके। लेटर छोटा है, नहीं दिखाई दे रहा है ना, नहीं दिखाई दे रहा है तो जूम करके उसका एक स्नैप ले लीजिए। और क्लियर नहीं आ रहा है सर, फट जा रहा है, ऑडियो नहीं है। नोटिस बोर्ड पे हम लोग लगवा दें।
ठीक है, नोटिस बोर्ड पर से जाकर के उसका स्नैपशॉट ले लीजिएगा। दूसरा नहीं होगा तो क्वेश्चन पेपर के लास्ट में हम इसको डाल देंगे, आपको पता चल जाएगा कि हमने क्या क्या बोला है, और यहाँ से वो चीज़ें सामने आएगा ना तो आपको याद भी हो जाएगा। तो कोशिश करेंगे कि कल ही आपके क्लास में वो लग जाए, कल लग जाएगा, फिर बाद में क्वेश्चन पेपर पे भी डाल देंगे। तो अब आते हैं हम 5 स्टेप्स पे जो बहुत इंपॉर्टेंट है पढ़ाई करने के लिए, और चूंकि 11th के स्टूडेंट हो आप, तो आपके लिए तो और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस तरीके से काम करेंगे ना तो आपकी पढ़ाई बहुत स्मूथ हो जाएगी और रिजल्ट के लिए बहुत आसान हो जाइएगा। 6 घंटे की मेहनत बड़े आराम से रिजल्ट तक पहुंचा देगा। अच्छा, कितना समय होता है ये भी थोड़ा सा हम डिस्कस करते हैं, उसका स्लाइड नहीं है मेरे पास, लेकिन जस्ट एक हम नॉर्मली एक बात बता दें तो जरूरी है आप लोगों के लिए। देखिए, हम लोग के पास 24 घंटे का समय है, कितना देर पढ़ना है, क्या पढ़ना है, कैसे रूटीन होना चाहिए, बड़ा अनाप शनाप दिमाग में बातें आते रहती है। अच्छा, रूटीन बनता हर किसी का है, जब सिंसियर बच्चा रहता है, मतलब अगर हमारी बातों से आज प्रभावित हो जाइएगा तो कल जाके सबसे पहला काम कीजिएगा, रूटीन बनाइएगा। इतना बजे जगना, इतना बजे से इतना बजे तक ये सब्जेक्ट पढ़ना, इसके बाद फिर ब्रेकफास्ट लेना, फिर ये पढ़ाई करना, फिर लंच लेना, फिर क्लास जाना, फिर आकर के ये पढ़ना, होता है ना? यस सर। कितना दिन चलता है ये? 3 दिन, 15 दिन, 4 दिन, 1 हफ्ता, 5 दिन, फिर किसी दिन गायब हो जाता है। मतलब है तो रूटीन जो ना चल पाए उसमें कोई ना कोई कमी तो जरूर है, तरीका आपका गलत है। हर बच्चा एक तरीके से पैटर्न बनाना चाहता है, हमसे भी आके पूछता है बच्चा सर रूटीन बना दीजिए। भाई, रूटीन बनाने से पहले तुम्हें समझना होगा कि तुम किस लायक हो। अपने लायक को सबसे ज्यादा आप समझते हो ना, आप उस लायक से, मैं तरीका बता दे रहा हूँ, आप अपने लायक से उसको सजा लो। रूटीन बनाने का तरीका तो देखिए, 24 घंटे का समय है, मैं बहुत स्पष्ट कर रहा हूँ। उस 24 घंटे में लगभग 6 से 7 घंटा, वैसे आप जिस उम्र में हो आपको कम से कम 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। साउंड स्लीप होना चाहिए। अब साउंड स्लीप आप जैसे बच्चे जो मोबाइल पे लगे हुए हो तो उनको होता है कि नहीं, ये तो मैं नहीं जानता, लेकिन आज भी मैं साउंड स्लीप जब सोता हूँ तो सोता हूँ, और काम करता हूँ तो करता हूँ, क्योंकि मेरे पास बाकी इंगेजमेंट नहीं है, आपके पास बहुत सारा इंगेजमेंट है। आप सोचिए कि आप क्या करते हैं। 7 घंटा अगर आपका दिमाग रेस्ट नहीं लेगा, शरीर रेस्ट नहीं लेगा, बायोलॉजी के स्टूडेंट आपको पता है कि जो डेड सेल है वो रिजेनरेट नहीं करेगा, राइट? तो फिर आप अगले दिन कितने तरोताजा होकर चीज़ों को समझ पाइएगा, क्लास में टीचर समझ पाइएगा, आप नहीं समझ पाइएगा। इसलिए 6 से 7 घंटा सोना बहुत जरूरी है। बाकी बचे मेरे पास तो दिनचर्या में जो टाइम जाता है, सुबह जगते हैं और रात में सोते, इस बीच में बहुत सारा काम होता है। सुबह उठना, फ्रेश होना, ब्रश करना, है ना, ब्रेकफास्ट, लंच, हाई टी, डिनर, बहुत सारा काम होता है। तो ये सब करने में जो दिनचर्या को निपटाने में समय लगता है उसमें लगभग लग जाता है 3 से 4 घंटा, मिनिमम 3 से 4 घंटा लगेगा। आप लोग कैलकुलेट करना, मैं कर लिया हूँ, बहुत सिंसियर बच्चा उसकी बात कर रहा हूँ। तो लगभग 7 घंटा और 4 घंटा, 11 घंटे तो चले गए आपके पास, बाकी बचे 13 घंटे। अब 13 घंटे में आपको क्लास भी करना है और सेल्फ स्टडी भी करना है, और सेल्फ स्टडी ही रिजल्ट का सबसे बड़ा कारण हो सकता है। अगर 5 घंटे टीचर आपको पढ़ाते हैं क्लास में तो कम से कम 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी चाहिए, और आपके पास बच कितना रहा है? अगर 5 घंटा पढ़ते हैं तो 7 घंटा सेल्फ स्टडी के लिए, तो 12 घंटा, 1 घंटा ही 13 घंटे में 1 घंटा इधर उधर का काम कर सकते हैं, आने जाने का। तो क्लास से आने जाने में भी आपका बहुत समय लग जाता है ना? 7 घंटे भी सेल्फ स्टडी के लिए निकालना बहुत बहुत मुश्किल हो जाता है। अब इस कंडीशन में बच्चे का सिलेबस पिछड़ जाता है, पीछे रह जाता है। तो गर्मी लगेगा तो ऐसे भी बहुत हमको थोड़ी राहत मिली, कंसंट्रेशन टूट रहा था मेरा, इसने आवाज़ हमको ज़्यादा एफर्ट्स लगाना पड़ रहा था। तो 7 घंटा सोने के लिए और 4 घंटा दिनचर्या के लिए, 11 घंटा, 13 घंटा बचता है। 13 घंटे में 1 घंटा तो शिफ्ट चेंज करने में लगता है, इस काम से उस काम, उस काम से उस काम में शिफ्ट करते हैं ना, तो उतना समय लग जाता है। बाकी बचे 12 घंटा, 5 घंटे तो आपके क्लास में जाएंगे, 7 घंटा आपको सेल्फ स्टडी करना है। अब आपको देखना है कि कैसे करते हैं आप। 7 घंटे से कम सेल्फ स्टडी होगा तो कल के दिन में आप मुश्किल में आ सकते हैं। मिनिमम 7 घंटे चाहिए आपको।
अब दिक्कत क्या है ना कि आप लोगों को मोबाइल पे रहने की आदत बन गई है। अब मोबाइल पे बात करेंगे 1 घंटा लगाएंगे, 1 घंटे तक बात करते रहे। हॉस्टल वाले बच्चे खासकर, जिसको कुछ टोकने वाला नहीं होता है, तो घर पे बात कर रहे हैं ऐसे कह के आप 1 घंटे बात करते हैं। कहाँ से टाइम आपका जा रहा है, किसका समय जा रहा है आपका? सोते सोते तो फ़ोन से नहीं बात करते हैं, दिनचर्या निपटाते समय फ़ोन पे बात नहीं करते हैं, क्लास में भी बात नहीं करते हैं। तो 7 घंटे जो सेल्फ स्टडी का टाइमिंग है ना, उसी में से 1 घंटा आपका चला जा रहा है। अब बताइए कि उस 1 घंटे के जाने के बाद क्या असर हो सकता है, कितना समय है आपके पास? अगर नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, आप 4 महीने में भी क्लास हम खत्म करवाएं, 4 महीने की बात करें या चलो 5 महीने की बात करें, और 6 घंटा पर डे आप पढ़ रहे हैं, ठीक है ना? तो 5 महीने का मतलब कितना हुआ? मार्च में तो ऐसे तो बहुत लेट हो जाएगा, लेकिन चलो 5 महीना मान लेते हैं। तो 5 महीने का मतलब कितना हो गया? 150 दिन हुआ, और 150 दिन में 6 घंटे के हिसाब से 900 घंटे हुए। समझ रहे हैं मेरी बात? 900 घंटे में से ही 1-1 घंटा पर डे अगर मोबाइल से आप बात करेंगे तो कितना समय आपका चला जाएगा? हमारे यहाँ भी, मेरे यहाँ भी बहुत सारे स्टूडेंट जो पिछले साल अच्छा परफॉर्म किए, इस बार भी अच्छा कर रहे हैं। ये सभी सोशल मीडिया से दूर हैं। इनके सामने भी लॉकडाउन था, लेकिन ये अपनी चीज़ों को पढ़ रहे थे उस तरीके से। आपके सामने बहाना होगा, आप सोशल मीडिया के नाम पे क्या कर रहे थे वो तो आप जाने, लेकिन आपकी पढ़ाई नहीं हुई है तभी तो क्लास आप समझ नहीं रहे। तो आपको समझदार होना होगा, आपको जवाबदेह बनना पड़ेगा, आपको उस लेवल पे काम करना होगा। इस बार भी गोल विलेज में बच्चों को उतना ज़्यादा फ्रीडम नहीं दिया गया था, जबकि मोबाइल ज़रूरी था बच्चों को। हालांकि वहाँ का नियम होता है, मोबाइल सीज कर लिया जाता है, 1 घंटे के लिए मोबाइल दिया जाता है। ये सब इसलिए किया जाता है कि डिस्ट्रक्शन आपका कम हो। और गोल विलेज बनाकर कोई वहाँ पे हम कोई जादू मंत्र नहीं चलाते हैं। वो सीधी बात है कि उस सेंटर को हम बाहरी डिस्ट्रक्शन से कट कर देते हैं, उससे कट ऑफ कर देते हैं कि आप फालतू लोगों के बीच में नहीं रहें, नेगेटिव बात करने वाले लोगों के बीच में न रहें, नेगेटिव फैला रहा हो, नेगेटिव सोच रहा हो, अनाप शनाप बोल रहा हो, ऐसे डिस्ट्रक्शन से आपको रोकते हैं। और हर बच्चा चूंकि उस तरफ मूव कर रहा है, आप भी उस तरफ जा रहे हो, इसीलिए आपका रिजल्ट होता है, इसलिए वहाँ का रिजल्ट हो जाता है। कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सी बात है। तो मैं सीधी बात कर रहा हूँ कि बहुत क्राइसिस में है आप, आपके पास समय बहुत कम है। मार्च तक अगर हम क्लास कराएंगे तो रिवीजन के लिए मात्र 1 महीना अप्रैल मिलेगा, क्योंकि मई से हम लोग का 12th शुरू करवा देना मजबूरी होगी। बहुत लेट करेंगे तो मिड मई तक जाएंगे, इतने ही दिन में हमको करवाना होगा। इसलिए क्लास चलते समय हमें कुछ प्रिकॉशन लेना है। अब आइए हमको क्या करना चाहिए, समय कम है तो हमको क्या करना चाहिए। तो जो तरीके मैं बता रहा हूँ ना, अगर ये तरीका आप फॉलो कर लेंगे तो निश्चित रूप से कम समय में भी आप अच्छी पढ़ाई करेंगे, रिजल्ट ओरिएंटेड पढ़ाई करेंगे और अच्छा काम करेंगे। अच्छा, वो आगे बढ़े इससे पहले एक और बात ज़रूर बता दें। हम एक क्लास में ऐसे ही बता रहे थे कि देखो 7 घंटा सोना ज़रूरी है। तो 4-5 दिन के बाद एक अभिभावक आ गए हमारे यहाँ, बोले कि सर आप क्या बताए हैं कि हमारी बच्ची गई है उसके बाद सो ही रही है। हमने कहा क्यों सो रही है? तो बोलती है कि सर बोले हैं कि सोना बहुत ज़रूरी है इसलिए सो रहे हैं। तो अगले दिन आपके भी गार्जियन आ जाएंगे मेरे पास कि सर आप क्या पढ़ा दिए, वहाँ सेमिनार में 3 घंटा समय भी लिए और क्या पढ़ा दिए, सो रहा है बच्चा मेरा। ऐसा काम नहीं करना, इसलिए हिदायत दे देते हैं भाई उल्टा समझते हो ज़्यादा और सीधा समझते हो कम। जो तुम्हारे फायदे की चीज़ें वो ज़्यादा समझ में आती है ना, इसलिए ऐसा नहीं गलती करना। आगे भी कुछ मैंने बताया है, उसको जरूर ध्यान रखना। सोने की बात मैंने कही, उसके साथ साथ भी बात मैंने कहा कि उसको ध्यान रखना। चलो अब आते हैं यहाँ पे कि अगर ये 5 स्टेप को फॉलो किया जाए तो आपकी तैयारी बहुत परफेक्ट डायरेक्शन में और बहुत तरीके से जाएगा। उसमें पहला स्टेप यही है कि क्लास जो आपके टीचर पढ़ाने वाले होते हैं, जो चैप्टर पढ़ाई होने वाला होता है, आपको उस चैप्टर की पढ़ाई पहले कुछ ना कुछ कर लेना चाहिए और वो पढ़ा हुआ होना चाहिए क्लास में जाने से पहले। सेम नाइट बिफोर 1 डे या बिफोर 1 नाइट आपको पढ़ना ऐसा जरूरी नहीं है, बट वो चैप्टर पढ़ा हुआ होना चाहिए 2 दिन 4 दिन पहले या 1 दिन पहले या सेम नाइट पढ़ करके आप दूसरे दिन क्लास में जाए। सीधा मतलब कि जो चैप्टर टीचर पढ़ाएंगे क्लास में वो अगर पहले से पढ़ा हुआ होगा तो उसके एक अलग इम्पैक्ट होते हैं, उससे ज़्यादा आप सीख सकते हैं, क्लास कर सकते हैं। उसी चीज़ों को यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप सबसे पहला काम करेंगे कि जो भी क्लास टीचर पढ़ा रहे हैं उसको पहले से रीडिंग लगा के जाएंगे। कौन सा? फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों का। कहाँ से? टेक्स्ट बुक से। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर फिजिक्स में भी क्या है ना क्वेश्चन, फिजिक्स में एनसीईआरटी सब नहीं समझ में आता है।
मैं भी बात इसको स्वीकारता हूँ, खासकर बिहार बोर्ड से और साधारण कहीं स्कूल से पढ़ के आने वाले बच्चों के लिए एनसीईआरटी थोड़ा तो चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि उसमें मैथमेटिकल टूल्स का इस्तेमाल किया हुआ है ज़्यादा, थोड़ा सा मैथ की तरफ झुकाव ज़्यादा है, और थोड़ी भाषा उसकी कठिन है, वो थोड़ा लैंग्वेज उसका ट्विस्ट किया हुआ रहता है, इसलिए फिजिक्स में समझने में थोड़ी दिक्कत होती है। तो अगर कोई ऐसा बच्चा है जिसे फिजिक्स समझने में दिक्कत होता है एनसीईआरटी से, उसके लिए एक सजेशन है कि रेफरेंस बुक जो आपके पास होगा, उस रेफरेंस बुक से वो चीज़ें पढ़ के आ सकते हैं, सहजता से जो समझ जाए वही काम करके आना चाहिए। और अगर आप ऐसा करते हैं फिजिक्स में, तो कम से कम फिजिक्स में भी बहुत सारे चैप्टर ऐसे होंगे जिसमें बहुत कुछ समझ जाएंगे आप बिना टीचर के। तो हमारा यही कहना है कि फिजिक्स हो, केमिस्ट्री या बायोलॉजी से, आप जिसकी पढ़ाई आपके टीचर करवाने वाले हैं उसको पहले से पढ़ के आइए, और जब पढ़ेंगे ना तो बिना टीचर बिना कोचिंग का, मैंने कहा ना कि लेवल 1 और लेवल 2 को आप समझ सकते हैं। पहला स्लाइड में मैंने बताया था ना कि लेवल 1 और लेवल 2 को खुद से समझ सकते हो, तो आप बिना टीचर के भी चाहो तो उस टॉपिक में 30 से 40% चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, और इसी का फ़ायदा लेना है हम लोग को। इसी से बहुत कुछ बदल जाता है और दूसरे से आप अलग हो जाते हो। आप 16 लाख बच्चों में से 6 लाख को ऐसे साइड कर दिए इतने ही काम करने से। अगर आप पढ़ के आते हैं पहले से, तो आप अगर बॉटम पे हैं, सबसे निचले पौधान पे हैं, और पढ़ के आना शुरू कीजिए, मतलब आपके सामने से 6 लाख कॉम्पिटिटर छट गए, अब आप 10 लाख में आ गए, और फिर उसके बाद अगले स्टेप में आइए, देखिए फिर वो आगे कैसे अच्छे होंगे। तो क्लास में पहले पढ़ के आइएगा। मान लिया जाए टेक्स्ट बुक में कोई एक टॉपिक है, X नंबर टॉपिक, उसमें 100 पॉइंट्स हैं जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा, 100 पॉइंट से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो टीचर 100 पॉइंट्स बताएंगे, और खुद से पढ़ के आएंगे तो हो सकता है उस 100 में 40% आपको समझ में आ गया मिनिमम, कहीं 30% समझ में आएगा, कहीं 60 आएगा, कहीं 50 आएगा। हम एक एवरेज ले रहे हैं कि सपोज 40% आपने खुद से समझ लिया। अब समझा हुआ पार्ट को लेकर क्लास में आए, टीचर जब पढ़ाएंगे, स्टेप 2 की बात करें, टीचर जब पढ़ाएंगे तो जो 40% आपको पहले से ही समझ में आया हुआ है, वो आप ज़्यादा समझने की स्थिति में रहेंगे, वो आप ज़्यादा कंफर्टेबल होंगे, और बल्कि आप कोशिश करो कि हम टीचर के सामने ही बैठकर उसका रिवीजन डन कर लें, हमारा रिवीजन समाप्त हो जाए यहीं पे। घर पे जाने के बाद समय बचेगा, और किसके लिए बचेगा? जिसके लिए होना चाहिए वो 60%। दूसरा फायदा ये होता है कि आप जो इतना मेहनत करते हो, इतना पैसा दिए हो, किसके लिए दिए हो? 40% को तो घर पे बैठ के कर सकते थे आप, तो उसके लिए तो पैसा देने का कोई मतलब है नहीं। आपने जो पैसा दिया है ना, वो 60% जो नहीं समझ में आया उसके लिए दिए हैं, तो वो सेग्रीगेट करके रखिएगा, तब ना आप रहिएगा फोकस्ड वहाँ पे। तो जैसे ही आप 60% को अलग करते हैं जो नहीं समझ में आया है आपको, उसके लिए आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी आ जाता है, और यही क्यूरियोसिटी आपको काम आ जाता है कि क्यूरियस ब्रेन जब रहता है, क्लास में टीचर पढ़ा रहे होते हैं, तो उस जगह पे ज़्यादा अटेंटिव रहता है, ज़्यादा अटेंशन रहता है उसका, और वो ज़्यादा समझ में आता है। अभी इतनी बातें समझ में आई कि नहीं आई? समझ में अगर पढ़ के आएंगे तो जो समझा हुआ पाठ है उसका रिवीजन कर लेंगे, और जो नहीं समझ पाए वो भी हम कंपैरेटिवली ज़्यादा समझ लेंगे। ये इसका फ़ायदा होता है। और इतना काम अगर आपने कर लिया, सेकंड स्टेप को अगर निकाल लिया, तो 4 लाख बच्चे और पीछे हो गए आपसे, अब आप 6 लाख में आ गए। अब आपके सामने 6 लाख कॉम्पिटिटर हैं। अब उस 6 लाख बच्चों में से अगले स्टेप में हम आपको बताएंगे स्टेप 3। लेकिन स्टेप 3 बताने से पहले एक बहुत व्यवहारिक चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, जहाँ पे बच्चे आके परेशान हो जाते हैं। परेशानी सबसे ज़्यादा होती है, मैंने देखा है, कि जब आप पढ़ते हैं और भूल जाते हैं। 20 दिन के बाद वही क्वेश्चन पूछते हैं, आप भूले हुए रहते हैं, और आपको टेंशन होने लगता है कि सर हम पढ़ते हैं लेकिन भूलते बहुत ज़्यादा है कि नहीं? ऐसी बात यस सर। भूलने से तनाव भी आता होगा। क्या सबसे अच्छा नेमत है, सबसे अच्छा कैरेक्टरिस्टिक है इंसान का। हम अगर नहीं भूलेंगे तो इसका साइड इफेक्ट बहुत ख़राब होगा। बहुत ख़राब का मतलब कि हमारा ये हार्ड डिस्क फुल होगा, और हम कांके और आगरा हमको जाना पड़ेगा। समझ में आ गई बात? हम अगर नहीं भूलेंगे तो हम व्यवस्थित नहीं हो सकते हैं, हम स्वस्थ माइंड में नहीं रह सकते हैं। स्वस्थ माइंड का एक और निशानी होता है कि भूलता है। साइंस कहता है कि आप जो पहली बार पढ़ते हो ना, उसका 18% ही आपके दिमाग में रह पाता है, बाकी भूल जाते हैं। लेकिन उस भूलने वाली चीज़ों को जब याद रखना है, यूज में लाना है, 1 2 3 4 5 उसका टाइम्स रिवीजन बढ़ाना होता है। जितने भी टॉपर्स जो एम्स में, मौलाना आज़ाद, लेडी हार्डिंग, सफदरजंग,
यूसीएमएस, जितने जगह अच्छे अच्छे मेडिकल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, रैंकर्स पढ़ रहे हैं, उन लोगों से बात करोगे, आपको वो बताएगा कि एनसीईआरटी मोर देन 20 टाइम्स रिवीजन हुआ, एनसीईआरटी मोर देन 10 बार फिजिक्स रिवीजन हुआ। तो जो 10 टाइम्स ज़्यादा डबल डिजिट में जो रिवीजन करता है वो रैंकर बनता है। आपको तो एक ही बार पढ़ते हैं, आपको लगता है सब याद हो जाना चाहिए, याद नहीं हुआ, और जब याद नहीं होता है तो घबराने लगते हैं। तो याद करने का प्रोसेस होता है, उसका एक ही प्रोसेस, सिंपल प्रोसेस है, एक बार पढ़ो, आगे बढ़ो, फिर दूसरी बार, फिर तीसरी बार, फिर चौथी बार। जितनी बार रिवीजन करोगे उतनी सहजता होगी आपके अंदर। अब भूलने वाली बात पे मैं बता रहा हूँ कि जैसे साइकोलॉजी पढ़ने वाले लोग या साइंस पढ़ाने वाले लोग से पूछिएगा तो मैं जो बोल रहा हूँ उसी के आधार पे कुछ बता रहा हूँ आपको कि हमारे ब्रेन का 2 भाग होता है, लेफ्ट राइट, या कॉशस या सब कॉशस ब्रेन होता है। तो कॉशस ब्रेन का काम क्या होता है कि हर चीज़ को देखता है, समझता है, पहचानता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसको वो याद रखे। पहचानना, देखना, समझना मेरा कॉशस ब्रेन का काम है। सब कॉशस क्या करता है, उसको याद करता है, लेकिन कॉशस से सब कॉशस में ले जाने के लिए 2 इंपॉर्टेंट फैक्टर है। पहला है क्यूरियोसिटी और दूसरा है कॉन्सेंट्रेशन। क्यूरियोसिटी और कॉन्सेंट्रेशन जब तक नहीं रहेगा तब तक वो सहजता से सब प्रोसेस में नहीं जाता है, और नहीं तो 1 2 3 4 5 टाइम्स रिवीजन करेंगे अपने आप वो वहाँ तक पहुँचता है। समझ में आ रही है बात? बोर तो नहीं हो रहा है ना? ठीक। तो कॉशस ब्रेन का काम है समझना और सब कॉशस को याद करना। अब आप क्या करते हो, आप एनसीईआरटी पढ़ते हो या टीचर से क्लास में पढ़ते हो, आपको समझ में आ जाता है और आप मान बैठते हो कि जो समझ गए वो मेरा हो गया, जबकि ऐसा नहीं है। जो समझ गए वो आपका नहीं है। 20 दिन 25 दिन के बाद आप भूल जाइएगा, कुछ ही चीज़ें उसमें से रह जाएगा। इस बात के यथार्थ को समझिए। इसका एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ। आज आप वहाँ से आ रहे थे, कहाँ से? हॉस्टल से या अपने घर से? रास्ते में बहुत सारी गाड़ियाँ दिखी है आपको, अलग अलग कलर की गाड़ियाँ दिखी होगी, व्हाइट, ब्लू, येलो, रेड, सब कलर होगा। 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर सब दिखा होगा, ब्रांड भी दिखा होगा। पहचान तो रहे थे गाड़ी को? आप पहचान रहे थे? मैं पूछूं व्हाइट कलर की कितनी गाड़ियाँ देखा है आपने, बताओ? याद है क्या? नहीं याद है, सिंपल सी बात है। लेकिन अगर उसमें से किसी एक गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया होता तो कलर भी याद होता, नंबर भी उसका याद होता, क्या घटना हुआ वो भी याद रहता, और आज नहीं कई महीने और कई वर्षों तक याद रहता है, कभी कभी तो जीवन भर याद हो जाता है। इंटेंसिटी ऑफ क्यूरियोसिटी जितनी बड़ी होगी उतना दिन तक याद रहेगा। थोड़ा सा स्ट्रेच लगा तो 10 दिन में हो सकता है भूल जाएगी, लेकिन अगर बड़ी कोई घटना हो गई है तो पूरे जीवन भर याद रहेगा। अरे यहीं पर तो घटना हुआ था इस कलर की गाड़ी में, क्या हुआ यहाँ पे, कौन सा इफेक्ट आया। जो हमारा कॉशस ब्रेन है वो सिंपल गाड़ी देख रहा है, पहचान रहा है, लेकिन याद नहीं कर पा रहा है। सब कॉशस तब याद किया जब वहाँ पे एक्सीडेंट हुआ तो क्या घटना हुई, क्यूरियोसिटी हुआ मेरा पहले कि अच्छा हुआ क्या यहाँ पे, तो पता चला कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। अच्छा एक्सीडेंट हो गया तो दिमाग कॉन्सेंट्रेट किया वहाँ पे। अब जब कॉन्सेंट्रेट किया तो वो चीज़ें हमारा सब कॉशस में गया। ये तो मैं इस घटना की बात किया। अब पढ़ाई से रिलेट करता हूँ मैं इसको। आप जो किताबें पढ़ते हैं, जो टॉपिक आप पढ़ते हैं, उसी टॉपिक से क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो क्वेश्चन आप पढ़े हैं, समझ में आ गया, आपको लगा कि समझ में आ जाएगा, लेकिन उसी चैप्टर से क्वेश्चन पूछा गया, एग्जाम हॉल में गलत कर दिया। गलत करने के बाद जब घर पे आते हैं और उसको सुधारते हैं तो फिर दोबारा गलत होता है क्या? घर पे वाला पे गलत हो जाए, लेकिन एग्जाम हॉल में जो गलत हुआ दोबारा गलत नहीं हुआ। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि एग्जाम में जो गलती हुआ उसमें ज़्यादा क्यूरियस थे आप, ज़्यादा वहाँ पे आपका दिमाग कॉन्सेंट्रेट किया, इसलिए वो ज़्यादा दिन तक याद रहेगा। इस बात को समझ में आई? आगे समझ में बात समझ रहे हो ना तुम लोग भी? कैसी खाली भाषा सुन रहे हो? समझ रहे हो? एकदम बगल में हो बैठे हुए, जगह इतना ही था तो आपको बगल बैठाया गया। तो हम ऐसे समझें कि एनसीईआरटी पढ़ें, किताब पढ़ें, कुछ भी पढ़ते हैं, हम कॉशस ब्रेन से पढ़ते हैं, उसको 2 3 4 5 टाइम्स हमें रिवीजन करना होगा, तब वो सब कॉशस में जाएगा। और सब कॉशस में जाने के लिए क्यूरियोसिटी और कंसंट्रेशन की जरूरत है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ रहे हैं, आपको आता है तो उससे क्वेश्चन भी बन जाएगा। आता है समझ में कॉन्सेप्ट, हमेशा क्वेश्चन नहीं बनेगा, कुछ ट्विस्ट क्वेश्चन जो रहेगा वो नहीं बनेगा। उसके लिए हम एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछते हैं तुम लोगों से, पूछे? 1 to 100 तक का काउंटिंग आता है तुम लोगों को? यस सर। कुछ लोगों को हो सकता है इसका आंसर पहले से पता हो, लेकिन मेरे साथ बताना हो उसको। 1 से लेकर 100 तक गिनती जानते हो, काउंटिंग जानते हो, तो बताओ 1 to 10 के बीच में 9 कितने बार यूज होता है? एक बार। कितना बार? 1 बार। 5 टाइम्स। 1
अच्छा 1 to 20 के बीच में 2 बार एक 19 में एक 9 में 2 ही बार हुआ ना कि तीसरा है भी कोई? 1 to 30 के बीच में पक्का? नो सर। कहीं और 9 है तो ढूंढो। नहीं है। और 1 to 100 के बीच में कितना है? कितना? एक कितना? 11। बोलो कितना? बोलो 11 कितना? चलो हो गया, आंसर आ गया हमारे पास। 19। आंसर आ गया। आंसर आया 9। कितने बच्चे के पास 9 आंसर आया है? 10 कितने के पास आया? 21 11 कितने के पास आया? तुम लोग जो है ना 21 वाले बच्चे, वो थोड़ा सा ओवर कॉन्फिडेंस में हो तुम। 10 बार आ रहा है। चलो जो काउंट कर रहे हो 9 10 ना, 90 91 92 93 94 95 96 और 99 में 2 9। यस सर। कुछ बच्चे सही आंसर कर रहे थे। 20 टाइम्स होगा, 21 नहीं होगा, काउंट करना 20 होगा। देखो ये क्वेश्चन जब भी मैं पूछता हूँ क्लास में तो 96 ऐसे ऐसे होता है और इतना होता है और इसका आंसर ऐसे आता है, आप बता दोगे? इसी तरीके से आपकी पढ़ाई में भी होती है कि हम जब क्वेश्चन आपसे पूछते हैं और आप गलत करते हो तो उस गलती करने के बाद आपकी क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है और क्यूरियोसिटी बढ़ने के कारण कंसंट्रेशन बढ़ता है और क्यूरियोसिटी कंसंट्रेशन के कारण जब किताबें पढ़ी जाती है दोबारा तो वो जो याद रहता है वो बहुत दिन तक साथ देता है। इसलिए अब सोचने का तरीका बदलिए। अभी तक क्वेश्चन गलत होने के बाद आप रोते थे, चिल्लाते थे, टेंशन में आते थे। अब क्या करेंगे? क्वेश्चन गलत होने के बाद खुश होइए। मेरी बात समझ में आई कि नहीं समझ में आई? इतनी बातें अगर समझ में आ गई तो अब और 2-3 लाख बच्चों को पीछे कर दिया आपने। समझ में आई बात? क्वेश्चन गलत होने के बाद जो बच्चा टेंशन में आ गया वो गया काम से, और क्वेश्चन गलत करने के बाद जो बच्चा उससे सीखने की इच्छा शक्ति रखता है वो फ्रंट पे आ गया, बहुत आगे निकल जाएगा। इसलिए आज के बाद क्वेश्चन गलत हो जाए तो कभी भी परेशान नहीं होना, लेकिन हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो एक क्वेश्चन भी तुक्का नहीं मारेंगे, गेस नहीं करेंगे। बहुत कॉन्फिडेंस जिसमें होगा उसी को बनाएंगे, ये भी बात ध्यान में रखें। नहीं तो गेस किया हुआ क्वेश्चन अगर सही हो गया तो वही एग्जाम में गलत होता है, सबसे ज्यादा संख्या में गलत में क्वेश्चंस पे अटेम्प्ट टू अटेम्प्ट लेते चले जाते हैं। ये 10 क्लास में, 5 क्लास में या 8 क्लास में समाप्ति के बाद उस चैप्टर का क्वेश्चन सॉल्व होना चाहिए। कहाँ से? बिल्कुल फोकस हो जाइएगा असाइनमेंट से। गोल का असाइनमेंट बहुत उम्दा है, बहुत इफेक्टिव है। ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, जितने बच्चे सिलेक्टेड हो चुके हैं उनसे पूछ लीजिएगा। अगर वो साइन दे दे तो फिर आप उसको जरूर कीजिएगा। समझ रहे हैं? उसमें एनसीईआरटी का लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है जो फाइनल एग्जाम में भी ऐसे ही नीट में पूछा जाता है। इसलिए पहले आपको काम करना है कि असाइनमेंट्स को क्लियर कर लेना, उसके बाद फिर आगे की बातें हम आगे करेंगे। पहला बेसिक आपका असाइनमेंट है जिसको करना है। और क्वेश्चन बनाते समय ध्यान रखिएगा, जब क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हैं तो सपोज 100 क्वेश्चन है, आप उस क्वेश्चन को चैप्टर खत्म होने के बाद घर पे बना रहे हैं, जब भी बना रहे हो आप एकदम कोशिश कीजिएगा कि एक भी क्वेश्चन गेस नहीं होना चाहिए, गेस नहीं कीजिएगा। ईमानदारी से 25, 50, 60, 70 जितना % क्वेश्चन बनता है उसको बनाइएगा। और 3 स्टेप में बनाना होता है क्वेश्चन। पहले आसान क्वेश्चन चुनकर बनाना होता है। दूसरा जो थोड़ा सा ट्विस्टेड होता है जिसको सर्किल करके आगे बढ़ गए थे, दूसरे में उसको बनाना होता है। और जो टफ लगने लगे उसको क्रॉस करके आगे बढ़ दीजिए। समय रहे तो तीसरा बनाना है। दूसरी बात, जब कभी भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए अपने घर पे ना तो घड़ी सामने रख लीजिए। हम 100 क्वेश्चन बना रहे हैं तो 100 क्वेश्चन के हिसाब से हम उतना समय निर्धारित कर लेंगे। फिजिक्स बना रहे हैं तो एक क्वेश्चन पे 2 मिनट का समय निर्धारित करेंगे। 100 क्वेश्चन के लिए 200 मिनट्स रखेंगे। बायोलॉजी बना रहे हैं तो एक क्वेश्चन के लिए 1 मिनट का समय रखेंगे। केमिस्ट्री बनाएंगे तो एक क्वेश्चन के लिए 1.5 मिनट का समय रखेंगे। अपने अपने लेवल के अनुसार समय बदल सकते हैं आप, ऐसे नहीं कि सबके लिए एक जैसा, क्योंकि अभी आप सीख रहे हैं, अभी आपका सीखने का फेज है, परसेंटेज में लाने का फेज अभी नहीं है। पहले सिखाने वाला फेज होगा, इसके बाद यही सीख परसेंटेज में कन्वर्ट होगा। पेशेंसली दोनों स्टेप को आपको फॉलो करना है, इसलिए धैर्यपूर्वक आगे बढ़िएगा, घबराइएगा नहीं। समझ में आई बात?
तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो सॉल्व करते समय जो ईमानदारी से जानते हैं उसी क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। और जिस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम आता है, तो प्रॉब्लम 3 तरीके का होगा। या तो होगा कंफ्यूजन, 2 चॉइस में आकर फंस जा रहे हैं, ये होगा या ये होगा। और ये क्यों होता है? क्योंकि आप पढ़े हैं बट रिवीजन नहीं हुआ है, इसलिए आप कंफ्यूज कर रहे हैं। तो जितने भी कंफ्यूजन टाइप का क्वेश्चन है, ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। इस क्वेश्चन को कभी भी हल्के में नहीं लीजिएगा। जो बच्चा हल्के में लिया वो एग्जाम में गलत किया और रिजल्ट से बाहर हो गया। देखो कितना का फर्क पड़ता है। 180 में 170 कम से कम अटेम्प्ट लेना होगा आपको, और 10 से ज़्यादा गलती नहीं करना होगा। इसलिए कोई भी चीज़ जो बता रहा हूँ उसको हल्के में नहीं लेना। ये तुम्हारे सारे रिजल्ट्स हैं, इसलिए जितना क्वेश्चन बनाइए ईमानदारी से बनाइए। और जिस जिस क्वेश्चन में कन्फ्यूजन होता है उसको सर्कल करके सी लिख दीजिए, सी फॉर कन्फ्यूजन। और वहाँ पे लिखा हुआ है लेकिन बहुत छोटा लिखा हुआ, पता नहीं चल रहा है। 30 क्वेश्चन के सामने एक लिखा हुआ है सी फॉर कन्फ्यूजन। कुछ क्वेश्चन में आपको टफ लगेगा। टफ मतलब हमको नहीं आता है, नहीं समझ में आ रहा है, टीचर ने पढ़ाया नहीं या आपने समझा नहीं। तो ऐसे टफ लगे क्वेश्चन तो उसको भी इंडिकेट कर दीजिए टी। और अगर कंफ्यूजन और टफ वाले क्वेश्चन को गेस कर दिया है आपने तो गलती हो जाएगा। जो क्वेश्चन लास्ट में आंसर से मिलाइएगा, आंसर पलट के नहीं करना है आपको। ध्यान रखिएगा कि एक तो समय के निर्धारण के साथ क्वेश्चन बनाए, दूसरा हमेशा ऐसे ऐसे आंसर करके नहीं बनाना है। पूरा क्वेश्चन बना लेने के बाद लास्ट में आंसर से मैच करना है। तो जितने क्वेश्चंस गलत हो जाएं वो सारे क्वेश्चन पे W से इंडिकेट कर दीजिए, CTW। 3 ही तरीके का रिमार्क्स आता है, कंफ्यूजन, टफ और रॉन्ग। और ये 3 चीज़ें आपने फिल्टर कर लिया तो आप समझ लो कि आप 50,000 बच्चे के बीच में आप आ गए। बाकी आप 15,50,000 बच्चे को पीछे छोड़ दिए सिर्फ इतने ही करने से। अगर आपने 98 चैप्टर जो 2 सालों में पढ़ाई होगा उसके सिर्फ CTW कर लिए अपने असाइनमेंट्स के क्वेश्चंस को, तो आप बहुत सारे बच्चे को पीछे छोड़ दिए। ये काम आपके लिए बहुत ज़रूरी है। CTW कर लिए, कन्फ्यूजन, टफ, रॉन्ग हो गया आपका। अब इसके बाद अगले स्टेप में आते हैं जो चौथा स्टेप है। लेकिन मैं 2 चीज़ें और बताना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन, टफ, रॉन्ग करते समय कभी भी ऐसा नहीं कीजिएगा कि अच्छा ठीक है इसको बना के देखते हैं, क्योंकि एक मन होता है, एक भाव होता है बच्चों में कि क्वेश्चन मेरा ज़्यादा सही हो और ज़्यादा परसेंटेज आए मेरा। तो ज़्यादा परसेंटेज लाने के लिहाज से भी बच्चे जो नहीं जानते हैं उसको भी टिक लगाना शुरू कर देते हैं। तो ये गलती एकदम आज के बाद बंद होना चाहिए। टफ क्वेश्चन लगता है वो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन गलती होता है तो उसका 2 ही कारण हो सकता है, या तो आपने गेस किया है या फिर आपका कॉन्सेप्ट गलत है। तो जितना इंपॉर्टेंट कंफ्यूजन टाइप के क्वेश्चन है, इक्वली इंपॉर्टेंट रॉन्ग भी क्वेश्चन है। डी उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कंफ्यूजन और रॉन्ग बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए जितने भी कंफ्यूजन और रॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस है उसको एकदम जैसे पूजा करते हैं ना, वैसे उसको पूजा कीजिए। उसको देख करके घबराइए नहीं, तनाव में नहीं आइए, डरिए नहीं। वो आपका दुश्मन नहीं है, वो बहुत बड़ा मित्र है। आपको इंडिकेट कर रहा है कि देखो तुम मुझे नहीं जानते हो, जान लो। और हमें जानने के चक्कर में, उस कंफ्यूजन और रॉन्ग को जानने के चक्कर में 1 नहीं 4 से 5 क्वेश्चन आप जान जाएंगे। कैसे जानेंगे वो अगले स्टेप में बता देंगे। वही 4-5 क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा आप जानते हैं वही एग्जाम में पूछा जाता है, वही राज है। अब ये चौथा स्टेप है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको 10,000 के अंदर ले आएगा। ये चौथा स्टेप में आप जैसे ही आएंगे आप 10,000 के अंदर आ जाइएगा। 16 लाख बच्चों में से निकल के 10,000 में आना है, तो तीसरा करने के बाद चौथे में आना होगा। मतलब जितना भी कंफ्यूजन, टफ, रॉन्ग वाला क्वेश्चन है इसको क्लियर करने के लिए जो आप गलती करते हो वो रिपीट नहीं करना। आप क्या करते हो गलती, कंफ्यूजन हुआ, टफ हुआ या रॉन्ग हुआ, नहीं बना तो सीधे उठे और टीचर के पास चले गए। तो टीचर तो 20 साल से यही काम कर रहे हैं, 10 साल से यही काम कर रहे हैं, तो टीचर तो आपको आंसर बता देंगे। और टीचर आंसर बता देंगे, आपको समझ में भी आ जाएगा। लेकिन टीचर ने बताया ना, आप उतने ही देर तक आपके दिमाग में रहेगा, 25 से 40 दिन के अंदर भूल जाइएगा। आप कुछ करके जाइए टीचर के पास। इसलिए उसमें सजेशन ये दिया जा रहा है कि कंफ्यूजन, टफ वाले और रॉन्ग टाइप के क्वेश्चन को लेकर वापस टेक्स्ट बुक में जाइए, जिसे आपने क्लास के पहले पढ़ा है ना। उसके बाद टीचर ने जो पढ़ाया है उनका नोट्स बुक को भी सामने रखिए और ढूंढिए कि इसका आंसर कहाँ है और क्या है और इसका कॉन्सेप्ट क्या है, क्यों नहीं बना, क्यों गलत हो गया, क्यों कंफ्यूजन हुआ। उसके आंसर जहाँ जहाँ मिले टेक्स्ट बुक में और टीचर के कॉपी में, उसको रेड पेन से अंडरलाइन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, हर लाइन को अंडरलाइन करते हैं, वो ये दिखाने के लिए कि हमने इस लाइन को पढ़ा है।
इससे क्या फायदा है? अंडरलाइन उसको करना चाहिए ना जो अंत समय में रिवीजन करने में मदद हो। हाँ, तो आपको कौन सा पॉइंट्स को रिवीजन करना है, जिस जिस जगह पे कंफ्यूज हुए हैं, जो क्वेश्चन टफ लगा है और जो क्वेश्चन गलत हो गया है, ऐसे क्वेश्चन को फिल्टर करने के लिए उस लाइन को जहां से ये आंसर निकलता है उस लाइन को अंडरलाइन कीजिए। आप देखिएगा कि 30 क्वेश्चन में लगभग 25 क्वेश्चन का आंसर आपका क्लियर हो जाएगा टेक्स्ट बुक से और टीचर के कॉपी से। कभी कभी 4-5 क्वेश्चन आपका बच सकता है, वो 4-5 क्वेश्चन के लिए पहले टीचर के पास जाने से पहले रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। अभी आपके पास टाइम है, फाउंडेशन के बच्चे हैं तो रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। रेफरेंस बुक में जाइए और पर्टिकुलर पॉइंट्स को सिर्फ टच कीजिए, पूरा रेफरेंस बुक नहीं पढ़ना है, पर्टिकुलर पॉइंट्स को टच कीजिए। जहां कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो रही है सिर्फ उस पॉइंट पे रेफरेंस बुक का इस्तेमाल कर सकते हैं। फिजिक्स में भी हो सकता है, ऑर्गेनिक में भी हो सकता है और कभी कभी बायोलॉजी के कुछ पार्ट में हो सकता है, सभी पार्ट में नहीं। ऐसे बायोलॉजी में एनसीईआरटी सफिशिएंट है, फिर भी जेनेटिक्स टाइप के या फिर इवोल्यूशन टाइप का या फिर कुछ ऐसे चैप्टर्स होंगे जहाँ पे आपको हो सकता है कि रेफरेंस बुक में जाना पड़े। तो आपका आगे का स्टेप है कि रेफरेंस बुक से क्लियर कीजिए और अगर वहाँ से भी क्लियर नहीं होता है तब आप दोस्तों से बात कीजिए। आप लोगों के पास एक ग्रुप डिस्कशन का पार्टनर होना चाहिए। कितने लोग होना चाहिए? 4 लोग। 4 से ज़्यादा होंगे तो गप होगा और 2 से कम तो हो ही नहीं सकता है ग्रुप, तो मिनिमम 2 और मैक्सिमम 4 से ज़्यादा नहीं करना है और 2 से कम तो हो ही नहीं सकता है। तो 2 से 4 बच्चों का एक डिस्कशन ग्रुप पार्टनर होना चाहिए जो एक सप्ताह में कम से कम नियमित रूप से 2 से 3 बार 1-1 घंटे के लिए बैठ सके कहीं भी। चाहे आप हॉस्टल में दोस्ती करते हैं तो वहाँ, नहीं तो क्लास में आप हैं तो क्लास में ही कर लीजिए। क्लास खत्म होने के बाद आप सोचे कि सप्ताह में 2 दिन बैठना है या 3 दिन बैठना है, क्लास खत्म होने के बाद वहीं पे बैठ जाए। दोनों दोस्त या चारों दोस्त एक ही टॉपिक पढ़ रहे हैं, उसी टॉपिक से उसने चारों ने क्वेश्चन किया और जिसको जो आता है वो बता दे। अब रह गई बात कि हमने कहा कि दोस्त से डिस्कशन करो, तो जब आपके टीचर का नोट्स बुक में, आपके टेक्स्ट बुक में, रेफरेंस बुक में क्लियर नहीं हुआ तो क्या दोस्त हमेशा क्लियर कर देगा? कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है, तो इसको अदरवाइज नहीं लेना है। दोस्त से क्वेश्चन पूछना और आपसे भी दोस्त क्वेश्चन पूछे, इतना ही काफ़ी है। क्योंकि जैसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है ना, वो आपके दिमाग में एक प्रभाव छोड़ता है जिसको कहते हैं क्यूरियोसिटी डेवलप होता है। और फिर वहीं पे आ गए कि जब क्यूरियोसिटी डेवलप होगा तो ऑलरेडी वो दिमाग में बैठा रहेगा। जैसे ही बुक्स में कभी जाइएगा, टीचर पढ़ा रहे होंगे, वहाँ पे आप ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट हो जाइएगा। ये राज है। समझ में आई बात? इसलिए ज़रूरी नहीं कि हर बार क्वेश्चन कोई पूछे तो हम उसका जवाब दे ही दें। गलत सलत जवाब दे देता है बच्चा कभी युगों में आकर, तो ये चक्कर, ये जरूरी नहीं है कि जवाब देना जरूरी है, सुनना बहुत जरूरी है। वो क्वेश्चन पूछा क्या, ये सुनना जरूरी है। आप सुनिए और दिमाग में रखिए। जैसे ही टीचर पढ़ाने लगेंगे क्लास में, आपको लगेगा अरे यही तो क्वेश्चन पूछी थी, वो यही तो पूछा था, वो क्लियर हो जाएगा और ज़्यादा समझदारी के साथ क्लियर होगा। और ऐसे क्लियर होगा कि फिर उसके साथ साथ कई क्वेश्चन के आंसर आपके क्लियर हो जाएगा। समझ में आ रही है बात मेरी? तो इसलिए दोस्तों से पूछिए और जब दोस्त भी क्लियर ना करे तब लास्ट में जाकर अपने टीचर से पूछिए। टीचर एक बार हिंट्स देंगे ना, ऐसे फटाक से उसकी बहुत सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा। अब इतना काम करने में समय थोड़ा लगेगा, लेकिन इसके पास पूछिए फायदे क्या हो। तो इसका फायदे में एक राज छिपा हुआ है। वो राज ये है कि 30 क्वेश्चन को लेकर जब इस प्रोसेस से जाइएगा, टेक्स्ट बुक और नोट्स बुक के बीच में जाइएगा, तो एक एक क्वेश्चन अपने साथ 4 से 5 क्वेश्चन क्लियर कराएगा। क्योंकि जहाँ पर उसका आंसर दिया हुआ है उससे उस पूरे पैराग्राफ को पढ़िएगा, ऊपर का भी और नीचे का भी, तो 4-5 कॉन्सेप्ट का चीज़ और वहाँ छिपा हुआ था, उसी बहाने उसका भी रिवीजन हो जाएगा। मतलब एक के बहाने 4 से 5 क्वेश्चन रिवीजन हुआ, मतलब 30 क्वेश्चन के बहाने 120 नए क्वेश्चन आपके रिवीजन हो जाएंगे। 150 क्वेश्चन हो गया और 120 क्वेश्चन जो आपका नया बना ना, यही एग्जाम में पूछा जाता है। अब बच्चा कहता है कि सर हम तो क्लास में पढ़े, समझ में आ गया, गोल के असाइनमेंट में क्वेश्चन था वो भी समझ में आ गया, वो भी बन गया, लेकिन एग्जाम में सर परफॉर्मेंस नहीं आ रहा है। तो कैसे आएगा परफॉर्मेंस? वो जो 120 छिपा हुआ जो था उसको तो आपने देखा नहीं, और 120 देखने के लिए चौथे स्टेप में आपको चलना पड़ेगा, तब जाकर वो नई चीज़ें जो छिपा हुआ है वो निकल कर आएगा। इसलिए चौथे स्टेप में जाना जरूरी नहीं, बहुत 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 जरूरी। आ गई बात समझ में?
तो तीसरा स्टेप और चौथे स्टेप को ध्यान रखना। और पांचवा स्टेप जो है उसमें होता है रिकॉल डायरी बनाना। रिकॉल डायरी क्या है? तीनों सब्जेक्ट की पतली पतली 3 कॉपियां हैं, चैप्टर का नाम और उस चैप्टर में जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको हिंट्स में लिखना है। एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना होता है रिकॉल डायरी में, हिंट्स में लिखना होता है। एक्सप्लेनेशन लिखेंगे तो नोट्स बुक हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ रिकॉल डायरी नोट्स बुक से एडवांस वर्जन होता है। टीचर ने तो पढ़ाया वो तो नोट्स बुक है, उसको उसे आप तो अंडरलाइन करके रख सकते हैं। लेकिन रिकॉल डायरी जो होता है, जो बहुत इंपॉर्टेंट या भूलने वाली चीज़ें होती है उसको लिखा जाता है, हिंट्स में लिखा जाता है और एक्सप्लेनेशन नहीं रहता, 2 लाइन में हिंट्स रहता है। एक्सप्लेनेशन जिस बुक में है उस बुक का नाम, जिस पेज नंबर में उस पेज नंबर का रेफरेंस लिखा होता है, ताकि रिवीजन के समय अगर दिमाग से निकले तो उसको देखें और वो हम याद हो जाए, फिर से क्यूरियोसिटी के साथ उसको हम देख पाएँ और हमारे दिमाग में बहुत दिन तक रहे। यही सबसे बड़ा उसमें फ़ायदा होता है। तो रिकॉल डायरी में एक दिक्कत होती है, अगर सी लेवल का चैप्टर है ना तो रिकॉल डायरी नहीं बनाइएगा, बी लेवल में भी वेट कर लीजिएगा। अभी फाउंडेशन के स्टूडेंट हैं आप, ए लेवल का जो चैप्टर होगा, मतलब किसी चैप्टर में अगर 20-30% प्रॉब्लम है तब रिकॉल डायरी आप बनाइएगा उसका, और तब बाकी इंतजार कीजिएगा जब वो सी वाला बी में आ जाए या बी से ए में आने लगे, तब उस समय रिकॉल डायरी बनाइए। मतलब रिवीजन के समय में बाकी चीज़ों का रिकॉल डायरी बनेगा। पहले बार में रिकॉल डायरी बनाने में सी लेवल का बहुत सारी चीज़ें लिखना पड़ता है, वो नोट्स बुक हो जाता है और बहुत लेंदी हो जाता है। इसलिए हम आपको सजेस्ट कर रहे हैं अभी फिलहाल कि रिकॉल डायरी ए लेवल का बनना चाहिए। और रिकॉल डायरी बनाने में ध्यान रखना है कि एक्सप्लेनेशन नहीं लिखना है। रिकॉल डायरी का इस्तेमाल कैसे करना है? तो इस्तेमाल रात में सोते वक्त 40 से 45 मिनट का समय दीजिए सोते वक्त, और उस समय आप रिकॉल डायरी में पलट कर देखिए, 1 लाइन लिखा हुआ है, 2 लाइन में उसका हिंट्स लिखा हुआ, बाकी चीज़ें दिमाग में रोटेट कीजिए। ऐसी आदत अगर आपकी डलती है तो दिमाग का एक बहुत प्रॉपर एक्सरसाइज है ये, आपके दिमाग का लेवल इम्प्रूव करता है। और ऐसे करने वाले बच्चों को मैंने देखा है कि एग्ज़ाम हॉल में पढ़ा हुआ 6 महीना पहले भी उनको चॉइस देखकर याद आता है और 100% वो सही होता है। इसलिए आप लोग रिकॉलिंग की आदत डालिए अपने अंदर। आपको 1 लाइन में कुछ लिखा हुआ है, एक्सप्लेनेशन दिमाग में घूमना चाहिए सोने से पहले, ये सबसे अच्छा टाइम होता है। और नहीं तो फिर कभी लीजर टाइम है, कभी आप खाली में बैठे अपने 2 दोस्तों के बीच में, आप अपने रिकॉल डायरी से 5 क्वेश्चन पूछ दीजिए, वो अपने रिकॉल डायरी से पूछे, चारों अपने अपने से पूछे, तो सभी ने 5 बार पूछा लेकिन फ़ायदा 20 का हो गया। तो ये इसके फायदे हैं, इसको और विस्तार में बाद में हम बताएंगे, लेकिन यही 5 स्टेप है जो आपके रिजल्ट तक आपको पहुंचा सकता है। अब मेरे साथ रिपीट कीजिए। हम जानना चाहते हैं कि आपने कितना सीखा है। फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? फर्स्ट स्टेप क्या कहता है? क्लास में आने से पहले पढ़ना। क्लास में आने से पहले पढ़ना। टेक्स्ट बुक पढ़ के आइए। स्टेप 2 क्या कहता है? क्लासेस। क्लास में जब आए तो जो समझा हुआ है उसका क्लास में ही बैठ के रिवीजन कर लें, और जो नहीं सीखे हैं उसको सीखने के लिए अटेंटिव रहें, कॉन्सेंट्रेट करें, टीचर के साथ रहें। स्टेप 3 क्या कहता है? वेरी गुड। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करना है ज़्यादा से ज़्यादा, और कहाँ से? असाइनमेंट से क्वेश्चन बनाना है। क्वेश्चन की प्रैक्टिस के समय क्या करना है? कंफ्यूजन, टफ और रॉन्ग टाइप के क्वेश्चंस को फिल्टर कर लेना है, ये बहुत बड़ा काम है। इसके बाद चौथा स्टेप क्या करना है? CTW को टेक्स्ट बुक और टीचर के नोट्स बुक से ही क्लियर करना है। टीचर के पास जाने से पहले टेक्स्ट बुक और नोट्स बुक से क्लियर करें, उसके बाद रेफरेंस बुक से उसका पर्टिकुलर होकर बहुत खास पॉइंट्स पे उसको सिर्फ हेल्प ले, दोस्तों के साथ डिस्कशन करें और लास्ट में टीचर के पास जाए। और 5वीं पॉइंट, रिकॉल डायरी में किस लेवल के चैप्टर्स? ए लेवल के चैप्टर। समझदार लोग हैं आप, बहुत कुछ समझ गए आप। यही 5 स्टेप है। अगर ये 5 स्टेप समझते हैं, अभी तो आपको याद हो गया, तोते के जैसे रटे हुए चीज़ें आपने बता दिया, लेकिन यदि अमल करोगे तो 2 महीने के अंदर आपके परसेंटेज में फ़र्क पड़ने लगेगा। इसलिए चलते चलते एक लाइन और बताएं कि अगर टीचर 49 चैप्टर पढ़ाएंगे आपके 11th में, और अभी शुरुआत हुआ है और 10 चैप्टर तक पढ़ाई हुआ है, ठीक है, 10वां चैप्टर चल रहा है, टेस्ट जो पूछा जा रहा है वो 6ठे चैप्टर से पूछा जा रहा है। आप क्या करते हैं? 10वें चैप्टर को छोड़ के आप 6ठे चैप्टर के लिए तैयार करना शुरू करते हैं। क्या होता है फिर? 6ठा पूरा नहीं होता है और 10वां भी आपका अधूरा रह जाता है। फिर जब 15वीं चैप्टर पढ़ा रहे होंगे टीचर और 10वीं का टेस्ट लिया जाएगा, फिर 15 को छोड़ के 10वीं में लग जाओगे, परसेंटेज कभी नहीं बढ़ेगा
टीचर आगे आगे चलेंगे, तुम पीछे पीछे चलोगे, यही करना है क्या? अगर 10 चैप्टर तक आपने पढ़ाई अपने तरीके से किया है, अधूरा किया है, तो उस 10 चैप्टर को छोड़ दो और भूल जाओ फिलहाल के लिए। जो बचा हुआ है 10 के बाद 49 के बीच में लगभग 40 जो बचा हुआ है, कोशिश करो कि उस 40 को इतना बढ़िया से पढ़ें कि उसमें से कोई चैप्टर सी लेवल का ना हो, ज़्यादा से ज़्यादा ए लेवल का हो या फिर बी लेवल पे कुछ चैप्टर आ सके। इतना काम यदि आपका हो गया तो रिवीजन के समय में आप पे कम बोझ पड़ेगा, कम लोड पड़ेगा और बहुत कंफर्टेबल रहेंगे स्कोर करने में, जो एसेंट 1 प्रोग्राम में रेट्रो प्रोसेस से हम आपको रिवीजन करवाएंगे। इसलिए इस बात का ध्यान रखिएगा। दूसरा ध्यान फिजिक्स के लिए रखना है। फिजिक्स में बच्चे क्या करते हैं कि क्वेश्चन उठाए और एक से शुरू किए और अंत तक जाना चाहते हैं। कुछ बीच में क्वेश्चन उससे नहीं बनता है तो उसको छोड़ते नहीं, उसी में लगे रहते हैं। अब इस चक्कर में 15 से 20 क्वेश्चन पहुंचते पहुंचते 1 से 1.5 घंटा समय चला जाता है। ऐसे कंडीशन में 1-1.5 घंटा का समय जाना तनाव क्रिएट करता है, क्वेश्चन बनाने में इंटरेस्ट कम कर देता है। और फिर कुछ क्वेश्चन अगर उसमें से नहीं बनता है तो इतना आप नारुष्ट हो जाते हैं कि फिजिक्स को छोड़ के बायोलॉजी में चले जाते हैं। और बायोलॉजी में जाने के बाद भी आपका फिजिक्स का मोह भंग नहीं होता, फिर फिजिक्स सोचता रहता है, न बायोलॉजी पढ़ पाते हैं न फिजिक्स पढ़ पाते हैं। इसलिए एक सजेशन है कि 3 लेवलिंग करके क्वेश्चन बनाने की बात हमने कहा था। बनने वाले को टिक लगाओ, दोबारा अटेम्प्ट लेना है तो सर्किल करो और नहीं जानते हैं तो क्रॉस करो। ये काम अभी यहाँ टेस्ट के पहले घर पे करें, हमारे यहाँ टेस्ट में करें और नीट में भी यही काम करवाएंगे आपसे। बनने वाले को टिक लगा के बनाएंगे, सर्किल करके दोबारा जो अटेम्प्ट लेने वाला है, नहीं जानने वाले को क्रॉस करके। तो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री या बायोलॉजी हो, जब भी क्वेश्चन बनाते हो घड़ी सामने रख दें, समय निर्धारित करें और जो जो क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसपे कॉन्फिडेंटली उसका सही आंसर आ रहा है, चुन चुन कर उस क्वेश्चन को बनाइए। आप देखिएगा कि बेसिक 2 लेवल है, लेवल 1 और लेवल 2, 60% क्वेश्चन आपका बन जाएगा और समय भी कम लगेगा। समय बाकी दूसरे चैप्टर का बचेगा, दूसरे चैप्टर का समय इंक्रोच नहीं होगा एक चैप्टर। इस प्रकार आपके अंदर कॉन्फिडेंस बरकरार रहेगा, इच्छा शक्ति बनी रहेगी और आप ज़्यादा अच्छा कर सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आज के आज का जो क्लास था, जो ओरिएंटेशन क्लास था, इसमें आप बहुत सारी चीज़ें सीखे होंगे, समझे होंगे। घर भागने की जल्दीबाजी नहीं कीजिए, इतना देर रुक गए 2 मिनट और रुक करके निकलिएगा। जाने के बाद जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि यहाँ से जाने के बाद जितनी बातें बताई गई है उसका एक नोटबुक बना लीजिए। समय तुम्हारे पास बिल्कुल गिने चुने हैं। एक जवाबदेही के साथ आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। जवाबदेही किस बात का? कि आपके पेरेंट्स ने आप पे विश्वास किया है, आपको एक मौका दिया है, आप लकी एनफ हो, आप किस्मत वाले हो। बहुत सारे बच्चे चाहते भी हैं लेकिन पढ़ने के लिए उनके पास धन नहीं है, पैसा नहीं है। हमारे यहाँ का फी एफर्ट्स नहीं कर सकते और हम बिना फी लिए वो नहीं पढ़ा सकते क्योंकि इसमें बहुत सारे लोग अटैच्ड हैं, टीचर है, ये है, वो है, बहुत सारे हैं। और गवर्नमेंट सरकार भी 18% आपके पैसे वो लेते हैं, सरकार भी है। तो इतना कुछ होने के बाद भी अगर आप रिजल्ट देते हो तो आपका मेहनत, आपके अभिभावक का मेहनत, आपके शिक्षक, हमारे संस्थान का सबका मेहनत फलीभूत होता है, सक्सेस पाता है। आपके रिजल्ट न होने से भले ही मेरे पे बहुत फर्क नहीं पड़ता, बट मेरे इमोशन पे बहुत फर्क पड़ता है। हम चाहेंगे कि हर एक बच्चा जो आज इस 3 घंटे सेमिनार हॉल में बैठ सकता है, वो बिना सिंसिरिटी का नहीं बैठा है, उसके अंदर दूसरे से अलग समझ है। बहुत सारे बच्चे नहीं हैं यहाँ पे जिन्हें होना चाहिए था, उनकी बात मैं नहीं कहूँगा, लेकिन आप में से सिंसियर बच्चे हैं तब जाकर 3 घंटा बैठे हैं। 3 घंटा तो मूवी बैठने के लिए बीच में इंटरवल लेना पड़ता है, आप 3 घंटे से ज़्यादा बैठे हैं, तो आपके सिंसिरिटी पे मुझे कोई डाउट नहीं है। हाँ, रह गई बात, परेशानी होगा, तनाव होगा, बीच में दिक्कतें आ गई, लेकिन सभी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। आप खुल करके बात कीजिएगा, सिस्टम से मिलिएगा, रास्ते जो बताए जाएंगे उसको फॉलो कीजिएगा। सिस्टम बड़ी संजीदगी के साथ आपके साथ जुड़ी रही है, पहले के दिनों से लेकर आज तक आगे भी जुड़ी रहेगी। तो पूरे जवाबदेह बनकर आगे मेहनत करने की कोशिश कीजिए। हम लोग की बहुत सारी शुभकामना, बहुत सारा आशीर्वाद। और आगे हम अपनी बात समाप्त करें इससे पहले इतना जरूर बता देंगे कि जब हमारा एग्ज़ाम का रिजल्ट अभी आ रहा है, रिजल्ट के बाद सेमिनार होगा। अगर सब कुछ सही होता तो 31 को सेमिनार होता, उसमें आकर सक्सेस स्टोरी को जरूर सुनना, पेन पेपर लेकर आना, लिखना और जिनकी जिनकी बातों से आप प्रभावित हो उसको फॉलो करके उससे आगे निकलने की कोशिश करना। यही एक तरीका है। तो ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ आशीर्वाद देते हैं कि आप भी 2023 में
बहुत अच्छे रिजल्ट तक आप पहुँचे। थैंक यू सो मच। एक डायरी का फॉर्मेट था जो बाद में मैं आपको बताऊंगा। डायरी के फॉर्मेट को हम लोग बाद में बता देंगे, फिर आप बता दें। करूंगा कि शाम का वक्त है, इसलिए अच्छे से आप जाएं। बी केयरफुल वाइल गोइंग टू हॉस्टल, और अपने घर पे आप जा रहे हैं तो केयरफुली जाइएगा। अगर किसी तरह का किसी को दिक्कत हो तो हमारे स्टाफ मैनेजमेंट के एम्प्लॉय यहाँ पे खड़े हैं, आप जरूर हमसे हेल्प ले सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग एवरीवन एंड विश यू ऑल द बेस्ट। नाउ यू कैन गो, यू कैन मूव नाउ वन बाय वन। गर्ल्स, आई हैव